हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय होती हैं उसमें से हम लोगों ने कितनी प्रमेय का अध्ययन किया था। तो आप कह सकते हैं 5 प्रमेय का अध्ययन किया था ना। यानी पहली प्रमेय क्या थी भैया? तो पहली प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो समतल बिंदुओं से, यानी अगर दो बिंदु एक समतल तल में हो तो इससे होकर हम कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं इससे होकर हम अनंत वृत्तों की रचना कर सकते हैं। सही है, यही हमने पढ़ा था कि अगर दो बिंदु एक समतल तल में हो तो इससे होकर हम अनंत वृत्तों की रचना कर सकते हैं। यही प्रमेय को हम लोगों ने अगले दिन पढ़ा था। सही है कि अगर दो बिंदु एक समतल तल में हो तो उससे होकर हम कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं? अनंत वृत्तों की। यह प्रमेय नंबर कौन सी थी भैया? प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 2 क्या थी? तो अगर प्रमेय नंबर 2 की हम बात करें तो प्रमेय नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 बिंदु यदि असंरेख हो तो उससे होकर कितने वृत्तों की रचना हम कर सकते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 बिंदु यदि असंरेख हो तो उससे होकर हम 3 एक वृत्तों की रचना कर सकते हैं। यानी कि जब 3 बिंदु क्या हो? असंरेख हो, एक रेखा पर स्थित न हो, मान लीजिए किसी भी स्थिति में हो, तो उससे होकर हम कितने वृत्त खींच सकते हैं? तो आप कह सकते हैं एक वृत्त खींच सकते हैं। यह प्रमेय नंबर 2 थी, यही था। प्रमेय नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, प्रमेय जो नंबर हमारी 3 थी उसमें अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई वृत्त दिया गया हो, अगर उस पर कोई बिंदु, मान लीजिए हमने P लिखा था कि अगर उसकी परिधि पर कोई बिंदु P हो तो इससे कोई अगर स्पर्श रेखा हम खींचें, मतलब कोई वृत्त की स्पर्श रेखा खींचें जो कहाँ से होकर गुजर रही हो भैया? P से, और इसी स्पर्श बिंदु को अगर हम क्या कर दें? त्रिज्या खींच दें या त्रिज्या से मिला दें, तो यह जो दोनों रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए AB और यहाँ O, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो OP है वह लंब हो जाएगी किस पर भैया? AB पर ना। OP किस पर लंब हो जाएगी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि OB जो लंब हो जाएगी AB पर लंब हो जाएगी। यह प्रमेय नंबर कौन सी थी? तो 3 थी। ठीक है, फिर चौथी प्रमेय हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आ जाइए चौथी प्रमेय की बात कर लेते हैं। तो जो हम लोगों ने चौथी प्रमेय का अध्ययन किया था वह प्रमेय क्या थी? अगर हम बात करें, देखिए, तो चौथी जो हमने प्रमेय पढ़ा था प्रमेय नंबर 4। देखिए, इन प्रमेयों का काफी महत्व है। प्रमेय नंबर 4 हमने पढ़ा था कि वृत्त की जीवा पर, यानी कोई भी वृत्त की जीवा दी गई हो, मान लीजिए AB दी गई हो, तो इससे अगर हम जो केंद्र से लंब डालते हैं, मतलब वृत्त की जीवा पर हम केंद्र O से अगर लंब डालें, मान लीजिए हमने क्या लंब डाल दिया भैया? OP लंब डाल दिया, तो जो OP लंब है, यदि हम कहें कि OP, O क्या है? केंद्र है, लंब है AB पर, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यह इसको, यानी जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करती है। यानी प्रमेय नंबर 4 हम लोगों ने यही पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो AP है वह बराबर हो जाएगा PB के। सही है, यानी कि AP बराबर PB हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए प्रमेय नंबर 5 की हम बात कर लें, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रमेय नंबर 5 की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था एक वृत्त में यदि 2 जीवाएं खींची जाएं, मान लीजिए एक वृत्त है, इसमें 2 जीवा खींची गई, जिसका नाम क्या भैया? AB और CD। ठीक है, ABCD
दो जीवाएं खींची गई। यदि AB जो जीवा है वह बराबर है CD जीवा के, देखिए जीवा की सीधी सी बात, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही जीवा कहलाती है ना। तो अगर AB बराबर है CD के तो कन्फर्म है कि इनकी जो केंद्र से दूरी होगी वह भी क्या होगी भैया, बराबर होगी। लंबवत दूरी हमेशा निकालते हैं, सही है। तो आप कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ E हो गया और यहाँ F हो गया। यदि AB बराबर है CD के तो निश्चित तौर पे जो OE है वह बराबर हो जाएगा किसके, OF के ना। यानी कि प्रमेय नंबर हमारी 5 थी कि किसी भी वृत्त में अगर दो बराबर जीवाएं हैं तो वह केंद्र से क्या होती हैं, बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। कन्फर्म है। अब देखिए प्रमेय नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे वाली प्रमेय पढ़ेंगे क्योंकि इतना इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब आ जाइए प्रमेय नंबर 6 की बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण है प्रमेय 6। प्रमेय 6 देखिए, प्रमेय 6 क्या कहती है भैया, प्रमेय 6 की अगर हम बात करें तो प्रमेय 6 कहती है कि समान वृत्तों या सर्वांगसम वृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। यानी कि समान या बराबर वृत्त या सर्वांगसम वृत्त, अगर हम देखें सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं, तो वह वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपस में, दो ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों तो वह दोनों वृत्त समान वृत्त या सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं ना। अगर वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो वह दोनों वृत्त क्या कहेंगे, बराबर वृत्त या सर्वांगसम वृत्त कहे जाएंगे। यानी कि अगर हम दो वृत्त खींचें, ध्यान दीजिएगा हमेशा, मान लीजिए एक वृत्त हमने यह खींचा, दूसरा वृत्त भी हमने खींच लिया। अगर हम कहें, मान लीजिए यहां से जो वृत्त 1 है, दो वृत्त खींचा, अगर जो हमने वृत्त 1 खींचा और यह मान लीजिए वृत्त 2 है, अगर वृत्त 1 की जो त्रिज्या है वृत्त 2 की त्रिज्या के बराबर है तो यह दोनों वृत्त क्या कहे जाएंगे भैया, सर्वांगसम वृत्त कहे जाएंगे ना। यानी कि अगर हम इसे लिख सकते हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए कि बराबर वृत्तों या जिसको हम बोलते हैं सर्वांगसम वृत्तों में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह दोनों वृत्त कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त हैं। जब भी यह दोनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त हैं तो अगर हमने मान लीजिए यहां जीवा खींचा जिसका नाम AB रखा और इसमें जो हमने जीवा खींचा उसका नाम मान लीजिए PQ रख दिया, ठीक है। अगर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, अगर जो जीवा AB है, जीवा AB बराबर है किसके, PQ के ना। यदि हम कहें कि जो जीवा AB है वह PQ के बराबर है तो यहां मान लीजिए O1 कर लिया जाए और यहां O2 कर लिया जाए, ठीक है। तो O1 से जो इसकी दूरी होगी लंबवत दूरी और OQ से जो इसकी लंबवत दूरी होगी, मान लीजिए यहां हमने E रख दिया और यहां हमने R रख दिया, सही है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यदि यह सर्वांगसम वृत्त हैं या बराबर वृत्त हैं और इनकी जीवाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि जो AB है वह PQ के बराबर है, तो निश्चित तौर पे हम इतना कह सकते हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि यह यानी कि O1E होगा, O1E यानी कि यहां से केंद्र से इस जीवा की दूरी बराबर होगी O2 किसके, R के, सही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रमेय नंबर 6 यही कह रही है कि बराबर वृत्तों या सर्वांगसम वृत्तों में
यदि जीवाएं बराबर हों तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होती है भैया, बराबर होती है या समान होती है, यही कहता है। बराबर वृत्तों या सर्वांग समवृत्तों में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। मतलब यह दोनों सर्वांग समवृत्त है, यानी इसकी त्रिज्याएं जो हैं आपस में बराबर हैं, तो निश्चित तौर पे क्योंकि यहाँ सर्वांग समवृत्त है तो यह त्रिज्या जो होगी यानी O1R बराबर होगी O2P के। सही है। तो जब त्रिज्याएं बराबर होंगी तो निश्चित तौर पे यहाँ जीवा भी बराबर है, AB बराबर है PQ के, तो निश्चित तौर पे इस केंद्र से उस जीवा की दूरी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। चलिए प्रमेय नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए महत्वपूर्ण प्रमेय है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखेंगे आप एग्जाम में तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आ जाइए प्रमेय नंबर 7 पे, क्योंकि यह प्रमेय नंबर 6 थी। अब प्रमेय नंबर 7 की हम बात करें तो कह सकते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय, यानी कि इसको आप इंपॉर्टेंट प्रमेय में रख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। अब देखिए इस चीज को, अगर हम कहें कि मान लीजिए एक वृत्त है और इस वृत्त में इस यहाँ केंद्र है इसका O है, तो देखिए इस चाप द्वारा यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चाप ले लें तो देखिए इसके द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण है, मान लीजिए चाप A और B है, यहाँ O है। अब यहाँ देखिए इस चाप द्वारा यहाँ केंद्र पर कोण बना और यही क्या कोण बना भैया, इसी चाप के द्वारा यदि परिधि पर कोण बनता है, कन्फर्म रूप से समझिए, यदि इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण बनता है, मान लीजिए यह C कोण बना, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि कोण AOB क्या होगा भैया, बराबर होगा 2 कोण ACB के। ठीक है। यानी किसी भी चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। या कभी कभी ध्यान दीजिए अगर ऐसे भी कर देता है कि 2 कोण ACB बराबर कोण AOB, या कभी कभी इसी से भाग करवा लेता है और कहता है कि ACB बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो कोण AOB बटे क्या इतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं कि यह कोण क्या हो जाएगा, इस कोण का अब आधा हो गया, तो कोण ACB बराबर लिख सकते हैं 1/2 कोण AOB। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर हम कहें कि इसका मान 50 अंश है तो इसका मान कितना हो जाएगा भैया, 100 अंश हो जाएगा। सही है। क्योंकि यहां देखिए, या फिर कभी कभी आता है कि किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर हम कहें कि यह मान लीजिए 120 अंश है तो यह कितना हो जाएगा भैया, 60 अंश हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। सही है। या कभी कभी आपसे ऐसे भी कर लेता है कि किसी जीवा द्वारा, देखिए जीवा यही है, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। सही, यहां समझिए इस चीज को। अगर हम कहें कि मान लीजिए यही जीवा है, अब इसके द्वारा जो केंद्र पर यह कोण बना और यह परिधि पर कोण बना, तो यह वाला जो कोण होगा इस कोण का 2 गुना होगा। अर्थात यह मान अगर हम कहें 110 अंश है तो यह मान कितना हो जाएगा भैया, उसका आधा हो जाएगा 55 अंश। सही है।
यानी कि प्रमेय क्या कहती है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी जीवा द्वारा, किसी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या कह सकते हैं किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। वैसे ही किसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। इस चीज को हम कर सकते हैं, और यह प्रमेय नंबर 7 है जो काफी महत्वपूर्ण प्रमेय हो सकती है। चलिए अब प्रमेय नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखिए जितनी भी प्रमेय हैं निश्चित तौर पे हम कहें तो काफी महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। अब देखिए प्रमेय नंबर 8 क्या है भैया, समझिए। प्रमेय नंबर 8 की हम बात करें तो प्रमेय 8 क्या कहती है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। प्रमेय नंबर 8 महत्वपूर्ण है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान, या जिसको हम कह सकते हैं बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए निश्चित तौर पे हम कहें कि एक ही वृत्तखंड में जो कोण बने होते हैं वह समान या बराबर होते हैं। अब बात यहां समझिए, अगर हम कहें कि मान लीजिए यहां से एक वृत्तखंड यहां बन गया, तो देखिए इस जीवा द्वारा अगर कोई कितना हूं कोण बना दिया जा, सही है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 3 कोण हमने बनाया। अब देखिए इधर भी तो कोण बन सकता था, इधर भी हमने बना दिया, और यहां पे ध्यान दीजिए इधर भी हमने कोण बना दिया। इसका नाम मान लीजिए ए रखा, इसका नाम बी रखा, यह सी, यह डी और यह ई, और यहाँ एफ, यहाँ जी। ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ और जी, इतना नाम हमने रख दिया। तो निश्चित तौर पे ध्यान दीजिए एक ही वृत्तखंड में यह कोण बन रहे हैं, यानी कि सी डी और ई एक वृत्तखंड में कोण बने। अब यहां से ध्यान दीजिए इधर वाले वृत्तखंड में यह वाला कोण बना, तो कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। आप इसको चाहे तो अभी मिटा लीजिए, बाद में इसको हम लिखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहां से आपको आएगा। देखिए समझिए एक ही वृत्तखंड, यहां से देखिए एक ही वृत्तखंड बना है भैया, यह वाला तो पूरा एक ही वृत्तखंड है ना, तो निश्चित तौर पे यहां से यहां तक एक ही वृत्तखंड बना। तो एक ही वृत्तखंड में जितने भी परिधि पर कोण बनते हैं सभी समान होते हैं। यानी कि हम चित्र के अनुसार कहें तो आप कह सकते हैं कि कोण जो C है वह बराबर होगा कोण D के, बराबर होगा कोण E के। सही है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। वैसे ही अगर हम यहां कर लें, ध्यान दीजिए, तो इस आधार पे भी हम कर सकते हैं कि एक ही जो वृत्तखंड के कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। वैसे ही हम इस भी वृत्तखंड में हम चल सकते हैं कि जो कोण G है वह बराबर किसके होगा, कोण F के बराबर होगा। यानी कि कोण C जो है कोण D के बराबर होगा और E के बराबर होगा। यानी कोण C, कोण D और कोण E एक बराबर होंगे, और दूसरा कोण F और कोण G भी आपस में बराबर होंगे इस आधार पे। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान या बराबर होते हैं। चलिए प्रमेय नंबर 8 की बात 9 की बात करते हैं हम लोग। प्रमेय नंबर 9। अब प्रमेय नंबर 9 क्या है भैया, तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए अगला हो गया अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। यह प्रमेय नंबर क्या है? 9 है। समझिए इसे। अगर हम कहें कि यह वृत्त है, अगर वृत्त को हमने बराबर 2 भागों में बांट दिया तो क्या बना भैया? एक अर्धवृत्त ऊपर बना और एक अर्धवृत्त नीचे बना। तो यहां समझिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि अगर हम यहां कोई कोण बना दें, ठीक है, और यहां भी कोई कोण बना दें तो निश्चित तौर पे मान लीजिए इसका नाम ए, बी, सी और डी। ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त में कौन सा कोण बना? तो यह वाला बना, और इस अर्धवृत्त में यह वाला कोण बना। तो आप कह सकते हैं कि कोण सी बराबर कितना होगा? 90 अंश। तथा कोण डी बराबर भी कितना होगा? तो आप कह सकते हैं 90 अंश, क्योंकि यह प्रमेय नंबर 9 कहती है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। यानी कि जो अर्धवृत्त में बना कोण है, कोण सी है, इस अर्धवृत्त में बना कोण, तो यह अर्धवृत्त में जो कोण बना है वह समकोण होगा, तो कोण सी का मान 90 अंश होगा। वैसे ही इस वाले अर्धवृत्त में अगर चलें तो कोण डी बन रहा है, तो कोण डी भी क्या होगा? 90 अंश के बराबर होगा ना। चलिए प्रमेय नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। प्रमेय नंबर 10। प्रमेय नंबर 10 क्या कहती है? कि दीर्घवृत्त में बना कोण न्यून कोण होता है। समझिए यहां से, अब दीर्घ वृत्त में बना कोण न्यून कोण होता है। देखिए, वैसे ही अगर हम वृत्त को भी ले लें तो एक वृत्त यह है। अब यहां देखिए, अब यहां कहा जा सकता है कि यह तो छोटा बन गया, तो यह लघु वृत्तखंड बनाना, और यह चूंकि बड़ा है, तो देखिए जब यह बड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे भैया? दीर्घ वृत्त कहेंगे या दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। देखिए, दीर्घ वृत्त में बना कोण समकोण होता है, या एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण समकोण होता, अरे न्यून कोण होता है, सॉरी, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है। अब समझिए यहां से, अब यहां से अगर दीर्घ वृत्त जो यह है, इसके अंतर्गत जो कोण बनेगा निश्चित तौर पे यह कोण क्या होंगे? न्यून कोण ही होंगे। देखिए यहां से भी बनाया जाए या जितने भी कोण हम बना दें तो निश्चित तौर पे इसका नाम ए, इसका नाम बी, यह सी, यह डी और यह ई। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो सी होगा वह निश्चित तौर पे न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब क्या भैया? 90 अंश से छोटा। तथा जो कोण डी होगा वह भी क्या होगा? न्यून कोण होगा, यानी कि क्या होगा? 90 अंश से छोटा। और जो ई बी होगा वह क्या होगा भैया? न्यून कोण होगा ना। यह भी क्या होगा? 90 अंश से छोटा ही होगा। और यह अगर कहें तो कोण सी, कोण डी, कोण ई आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कोण सी बराबर होगा कोण डी के, बराबर होगा कोण ई के, बराबर यह कैसे कोण होंगे? तो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या? कि प्रत्येक के मान जो है 90-90 अंश से कम ही होंगे ना। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय नंबर 11 को पढ़ते हैं हम लोग। प्रमेय नंबर 11। अगर हम प्रमेय 11 की बात करें तो प्रमेय 11 क्या कहती है भैया? प्रमेय 11 कहती है कि लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है।
जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था, एक वृत्त बनाया था और वृत्त में हम लोगों ने इसको अगर ऐसे काटा था तो यहाँ हम लोगों ने लिखा था भैया यह लघु वृत्तखंड है, और यह क्या था तो इसको हम लोगों ने लिखा था दीर्घ वृत्तखंड, यही था ना। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड की बात कर रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है, जबकि प्रमेय नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ अगर हम कोई कोण बना दें, ऐसे एक या कई ठो कोण बना दें, कोई समस्या नहीं। मान लीजिए इसका नाम AB, इसका नाम C और इसका नाम D रख दें, तो आप कह सकते हैं कि कोण C क्या होगा भैया, तो निश्चित तौर पे वह अधिक कोण होगा, अधिक कोण, यानी कि 90 अंश से अधिक होगा। और जो कोण D होगा वह भी क्या होगा भैया, तो आप कह सकते हैं अधिक कोण होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 90 अंश से क्या होगा, अधिक होगा। सही है। और इस आधार पे अगर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, तो कोण जो C होगा वह बराबर होगा कोण D के, बराबर क्या होंगे भैया, यह अधिक कोण होंगे ना, यह अधिक कोण हो जाएंगे। कंफर्म है। अब यहां से देखिए, अब जो है हम लोग अगली प्रमेय देखेंगे, दो और प्रमेय को लेते हैं हम लोग। आइए, काफी महत्वपूर्ण प्रमेय है जो प्रमेय नंबर 12 है, अब उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने प्रमेय नंबर कौन सा पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा और 11 पढ़ा ना, 3 प्रमेय। तो यहां देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम कहें कि अगर अर्धवृत्त में था तो कोण समकोण हो रहा था, यह कोण 90 अंश का हो रहा था। जब वही वृत्तखंड क्या भैया बढ़ा, समझिए, जब यहाँ दीर्घ वृत्तखंड हो गया, यह दीर्घ हुआ, तो यहाँ कैसा कोण बना, तो आप कहेंगे यह जो कोण बना भैया न्यून कोण बना। ठीक है। वहीं जो एक वृत्तखंड और बन गया जिसका नाम क्या था, लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड की आप बात करें तो यहाँ कौन सा कोण बना, तो आप इस कोण को कह सकते हैं कि यह अधिक कोण बनेगा। सही है। तो यानी कि तीनों प्रमेय को अगर एक साथ पढ़ें तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, जबकि दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, तथा लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है भैया, तो आप कह सकते हैं कि अधिक कोण होता है। अब आ जाइए प्रमेय नंबर 12 की हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सी प्रमेय पढ़ेंगे भैया, प्रमेय नंबर 12। देखिए, प्रमेय नंबर 12 क्या कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यह प्रमेय नंबर 12 है। यानी कि आप लोगों ने इसे चक्रीय चतुर्भुज में भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन चूंकि वृत्त में है तो पढ़ना ही है, और हमने वहां भी कहा था कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहां पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर कोई ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD अगर एक कोई चक्रीय चतुर्भुज है, AB C और D, यह चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं भैया, संपूरक। संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योगफल 180 अंश ना। तो आप कह सकते हैं कि कोण A धन कोण C बराबर कितना, 180 अंश। उसी तरह से कोण B और कोण D का मान कितना होगा भैया, तो आप कह सकते हैं कोण B धन कोण D बराबर भी 180 अंश होगा। यानी प्रमेय नंबर 12 यही कह रही है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को जोड़ा जाए तो इनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है ना।
अब एक और प्रमेय पढ़ लेते हैं जो प्रमेय नंबर 13 है, जो चक्रीय चतुर्भुज से ही संबंधित है, उसे भी पढ़ लीजिए। प्रमेय नंबर कौन सा भैया? 13। चलिए प्रमेय नंबर 13 को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रमेय नंबर 13 क्या कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि लिखा जाए कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर हम कोई चक्रीय चतुर्भुज बना दें, मान लीजिए यह वृत्त है, वृत्त में हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया जिसका नाम ए, बी, सी और डी रखा ना। ध्यान दीजिए, अगर ए, बी, सी और डी रखा, यह कोई चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहां समझिए कि अगर किसी भुजा को हम बढ़ा दें आगे तक तो यहां बहिष्कोण बन गया भैया। अगर इस भुजा को इधर बढ़ा दें तो यह बहिष्कोण बन गया। अगर हम कहें इस भुजा को हम किधर बढ़ा दें भैया? इधर बढ़ा दें तो यह बहिष्कोण बन गया, और इस भुजा को हम इधर बढ़ा दें तो यह बहिष्कोण बन गया। मान लीजिए अगर हम नाम रख दें कि इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4 है, तथा अगर हम कहें कि इसका नाम 5, इसका नाम 6, यह कोण 7 और यह कोण कौन सा भैया? 8। ठीक है, हमने बहिष्कोणों के भी नाम रख दिए और अंतःकोणों के नाम रख दिए, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष्कोण मिल गया कोण, मान लीजिए बहिष्कोण कौन से कोण हैं? तो अगर आप कह सकते हैं बहिष्कोण कौन कौन है भैया, तो आप कह सकते हैं कि कोण कौन सा? 5 है जो बाहर बना है, कोण 6 है जो बाहर बना है, कोण 7 है जो बाहर बना है, और कोण 8 है। यही है ना। देखिए 5, 6, 7 और 8 यह बहिष्कोण है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि यह जो 5 है, कोण 5 जो है किसके बराबर होगा? तो लिखा है चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। यानी कि यह जो कोण 5 है, अगर यह बहिष्कोण है तो किसके बराबर होगा? तो कोण 3 के बराबर हो जाएगा ना। कोण 3 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो कोण 6 है यह बहिष्कोण है, वह किसके बराबर होगा भैया? तो अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होगा, अर्थात कोण 4 के बराबर होगा। अब देखिए उसी तरह से जो बहिष्कोण 7 है वह किसके बराबर होगा? अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होगा, अर्थात कोण 1 के बराबर होगा। उसी तरह से जो बहिष्कोण 8 है भैया, वह किसके बराबर होगा? तो देखिए बहिष्कोण यानी अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होगा, अर्थात कोण 2 के बराबर होगा। तो इस आधार पे हम प्रमेय नंबर 13 को क्या कर सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक प्रमेय का अध्ययन किया। अब अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे के प्रमेयों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि और कुछ प्रमेय रह गई। अगर 13 प्रमेय की बात करें तो 5 या 6 प्रमेय और रह जाती हैं, उन प्रमेयों का भी अध्ययन करेंगे। तो निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम प्रमेय का अध्ययन कर लेते हैं तो यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं, और निश्चित तौर पे वृत्त से जहाँ भी प्रश्न आते हैं तो इन प्रमेयों से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रमेयों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ें। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।